महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा जरूरी चीज़ बताने के लिए आया हूँ। जो स्त्रोतस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्त्रोतस को समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो उसके अंतर्गत ही हम लोग अब रसवा स्त्रोतस जो है वह जानने के लिए आए हैं। तो रसवा स्त्रोतस जो है वो रस धातु का परिभ्रमण होता है। और यह जो स्त्रोतस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि इसकी दृष्टि का हेतु क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और फिर इसकी चिकित्सा क्या करनी है। तो अगर हम लोग चरक विमान स्थान देखते हैं, जो पांचवा चैप्टर है उसमें श्लोक नंबर 21 है। तो रस्व स्त्रोतस की दृष्टि का हेतु बताया है कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानम चाति चिंतनात्। अब क्या है कि बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि हैवी डाइट खाने की आदत होती है। अगर पकोड़े अच्छे बने हैं, समोसे अगर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा लो, ओवर ईटिंग होता है। और ऐसा ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं ना, उनका अग्निमंद हो जाता है। और जो पहला आद्य धातु आहार रस बनता है वह दूषित होता है, और वह रसव स्त्रोतस जो परमानेंट रसव स्त्रोतस है उसको दूषित कर देता है। और उसके दुष्टि की वजह से बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। उसी तरह से अति शीतम फ्रिज का पदार्थ का सेवन करना, यह भी रसव स्त्रोतस की दुष्टि का कारण होता है। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जो रशिया से आते हैं, एनआरआई हैं। वो हर समय आते हैं, 2-2 महीने के लिए आते हैं साल में। तो वो मेरे पास वमन विरेचन, बस्ती नस्य, रक्त मोक्षण ये सब कराने के लिए आते हैं जब उनका वेकेशन का टाइम होता है। बिजनेसमैन है, रशिया में जो मॉस्को है ना वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, रशिया में ऐसा है, पूरा यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है कि लोग ना, जैसे इंडिया में 3 टाइम खाना मिलता है, तो रशिया में या यूरोप में लोग ना खाना बनाना नहीं चाहते हैं। तो वो 1 महीने का एक ही बार बना लेते हैं। और जैसे नॉनवेज हो गया, ब्रेड तो मिल ही जाता है, अवेलेबल रहता है। तो डब्बा बंद खाना जो रहता है वो बना के और फ्रिज में रख देते हैं, डीप फ्रीजर में। और रोज ना थोड़ा थोड़ा निकाल के और उसको माइक्रोवेव ओवन में करके और गर्म करके खाते हैं। मतलब फ्रेश खाना नहीं बनता है यूरोपियन कंट्रीज में। इसीलिए बहुत सारा वो अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे थे कि इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं वहाँ पे। जिनका इम्यूनिटी अच्छा है उनके लिए ठीक है, शीत प्रदेश है वहाँ पर, तो वहाँ पर अग्नि प्रदीप्त रहती है, अल्कोहल पिया जाता है, तो फिर वह अग्नि को प्रदीप्त करके ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा है, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। वही इंडियन लोग कैसे हैं कि यहाँ पर हम पहले जब फ्रिज नहीं होता था, रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, तो सुबह का खाना शाम दोपहर तक भी नहीं खाया जाता था, 3 टाइम खाना बनाया जाता था। तो इसलिए जो भारतीय पुरुष थे वह बहुत ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी और बलशाली होते थे। और भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मतलब यहाँ खेती ही सर्व श्रेष्ठ है। तो पूरा 90% यहाँ खेती ही होता था। अभी धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो गया है, तो लोग गांव से शहर में आ रहे हैं। और शहर में आने के बाद फिर क्या होता है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो खाना बनाना का थोड़ा प्रथा थोड़ा कम हो गया जितना पहले होता था। और पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो साथ में मिलके खाना बनता था, साथ में मिलके सब लोग खाते थे, प्यार मोहब्बत बहुत होता था। आजकल जमाना बदल गया है, आजकल खाना बना दो सुबह और उसके बाद में खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो फ्रिज में रख दो और उसको ही गर्म करके खाओ। तो ये जो अति शीत पदार्थ है, मतलब फ्रिज का खाना खाना, यह क्या होता है कि रसव स्रोतस की दुष्टि का कारण होता है। और इसीलिए बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। और फिर फ्रिज का चिल्ड पानी पी लेना। लोग क्या करते हैं, अभी जैसे शरद ऋतु है, गर्मी बढ़ गई है, तो लोग क्या करेंगे कि गन्ने का जूस पीना शुरू कर रहे हैं। उसी के साथ में क्या करते हैं कि फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, शरबत पीते हैं, चिल्ड पानी पीते हैं। तो इससे क्या होता है कि रसव स्रोत पूरी तरह से दूषित हो जाता है। उसी तरह से अति स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा चीज डाला जाता है, या फिर तेल का बनाया हुआ डीप फ्राइड, जैसे तेल में बनाए हुए पकोड़े हो गए, फिर तेल में बना के समोसे हो गए, पूरी हो गया, सब्जी हो गया, तेल ज्यादा ज्यादा डाल के। मैंने तो ऐसा देखा है कि कभी कभी ना नॉर्थ इंडिया में जब खाना बनाया जाता है ना, तो एक बार में पूरा सरसों का पूरा जो मयूर का तेल आता है रिफाइंड, वो पूरा डब्बा ही डाल दिया जाता है 2 लीटर का, और उसमें खाना बन जाता है। इतना ज्यादा तेल वाला खाना बनता है ना। वो सब क्या करता है कि तेल जो रहता है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से है कि फैट मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। तो वह लीवर जो है, उसका जो पाचक पित्त है, बाइल है, वो फैट्स को अच्छे से इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। यही चीज आयुर्वेद में मानता है कि जो भी स्निग्ध पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है, तो जो फैट्स है, हमारा स्नेहांश है, वो भी विकृत है, तो वह ना पचा नहीं पाता है बॉडी, उसको पचाएगा नहीं, तो रसव स्त्रोत पूरा दुष्ट हो जाएगा, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति हो जाएगी। और फिर यही कंटिन्यू चलते रहा तो कोरोनरी आर्टरीज में ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या फिर ये जो रहता है एलडीएल, जो बैड फैट रहता है,
वो जाके एक्यूमुलेट होता है और अटेरियोस्क्लेरोसिस होने लगता है, प्लेक फॉर्मेशन, फिर और सूखने लगेगा, तो क्योंकि स्नेहांश तो मिल नहीं रहा, वो विकृत स्नेह है, तो उसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होता है, फिर हार्ट ब्लॉक हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो जाती है। तो ये, और अल्कोहल भी अगर ज़्यादा पी रहे हैं, इसमें नहीं बताया लेकिन अल्कोहल भी पीते हैं तो फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं, विकृत मेद बनने लगता है बहुत ज्यादा। तो ये सारा चीज है ना, रस्व स्रोतस की दुष्टि का हेतु है कि अति स्निग्ध आहार का, और अति मात्रम में अति स्निग्ध पदार्थ खाना, अति गुरु पदार्थ खाना, अति शीत पदार्थ अति मात्रा में खाना। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अभी जो अक्टूबर की गर्मी आ रही है, कुछ लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्मी, तो क्या करते हैं कि 1 लीटर, 1 किलो पूरा ये लेके आते हैं डेयरी से, आइसक्रीम लेके आते हैं, और एक आदमी 1 किलो खा जाता है। अब वो पेट में जाएगा, इतना ठंडा ठंडा बर्फ जाएगा, तो क्या होगा, वेनिला का आइसक्रीम खाने की बहुत आदत रहती है, अग्नि उतनी प्रदीप्त नहीं हो तो अग्निमंद नहीं होगा, फिर बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी उल्टी जुलाब लूज मोशन ये सब होने लगता है। तो ये जो ग्रंथों में बताया वो सच में होता है। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको हमें बोलना चाहिए कि आपको परहेज पालना होगा। आज मेरे पास एक पेशेंट है जिनको ना सेरोसिस ऑफ लीवर है, और उनका मैंने पूरा केस देखा, उनको बहुत साल से इलाज चल रहा है, 10-12 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और फिर उनका अल्कोहल लेने का हिस्ट्री है, अल्कोहल इतना पी रहे हैं, और पेट में अभी एसाइटिस हो गया, पैर में सूजन हो गया, लीवर फेल हो गया, खाना पच नहीं रहा, तो वो अभी भी शराब पी रहे हैं छुप छुप के। तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरे से इलाज कराना है तो आपको एक खाना नहीं खाना है, 3 महीने आपको दूध पी के रहना है। तो फिर वो क्या बोले कि मैं आज खा लूँ क्या, आज मैं अल्कोहल पी के, दारू पी के और नॉनवेज खा लूँ क्या। तो अभी मैं इस पे क्या बोलूँ, जिसको पालना ही नहीं है तो वो मैं क्या बोलूँ। मैं बोला कि आपकी मर्जी, आपको अगर ठीक होना है। फिर क्या बोलते हैं कि मैं ना गाय का दूध नहीं पी सकता, मुझे भैंस का घी और भैंस का दूध पसंद है, जबकि वो इतना गुरु रहता है। तो अति गुरु आहार का सेवन करना ये भी रसवस स्रोतस का दुष्टि का कारण होता है। अब क्या है कि हम लोग, अब एज ए डॉक्टर हम बता देते हैं कि ये पालो वो पालो, पेशेंट परहेज नहीं पालेगा तो ठीक नहीं होगा, और ठीक नहीं होगा तो हम हमेशा आपके क्लिनिक में कंसेंट फॉर्म रहना चाहिए, सम्मति पत्रक। आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोग को दे दूंगा, सम्मति कंसेंट लेके ही चैलेंजिंग केसेस को एक्सेप्ट करिए, तभी आप इलाज करिए। कि कोई भी चीज अगर फायदा नहीं हुआ तो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, ऐसा पेशेंट से साइन करवा के तभी आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। क्योंकि पेशेंट जो है आज के जमाने में परहेज पालने वाले नहीं है, बिल्कुल भी परहेज नहीं पालते हैं। उल्टा डॉक्टर को किस तरह से बदनाम किया जाए, डॉक्टर की गलती है। अगर डॉक्टर 100 रुपया ले लेता है फीस अपना, तो डॉक्टर लुटेरा हो गया, डाकू हो गया, और वही जाके पिज्जा बर्गर दारू में उड़ाएंगे। एक पैक 5 स्टार होटल में लोग पीते हैं ना, एक पैक, एक घुट पानी पीते हैं, एक पैक मतलब 50 ml पीते हैं, तो 10,000 रुपए का वाइन पी लेंगे। पिज्जा बर्गर में हजारों रुपए खर्च करेंगे, मॉल में जाएंगे खर्च करेंगे, बड़ा पाव खाएंगे, बाहर का खाएंगे, उसमें खर्च होगा तो ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर को अगर 50 रुपए भी देना आ गया तो डॉक्टर लुटेरा है। ये मेंटेलिटी आज इंडियन लोगों में है कि डॉक्टर को तो फीस नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर तो केवल पुण्य करने के लिए आए हैं, और डॉक्टर को फ्री में इलाज करना चाहिए, और फ्री भी नहीं, जो हम देते हैं उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। मतलब डॉक्टर एक भिखारी है, हम लोग जैसे भीख दे रहे हैं उस तरह से, ये आजकल की मेंटेलिटी हो गई है, और बस दिमाग में यही है कि डॉक्टर को पैसा नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अति मात्रा में, अति स्निग्ध, अति गुरु, अति शीत, ये आहार का सेवन किया जाता है। तो रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नामपति चिंतनात्, बहुत ज्यादा चिंता किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, काम अशोक भयाद वायु, काम से, भय से, क्रोध से और चिंता से रसवस स्रोतस दुष्ट होता है। काम शोक भय वायु, तो उससे क्या होगा, वायु प्रकोपित होगा। और चिंत्या तति चिंतनात्, चिंत्या, अब इन्होंने ग्रंथकार ने डबल भर के बोला, चिंत्या अति चिंतनात्, चिंता के बाद भी और चिंता करना, यह भी क्या होता है, रसवस स्रोतस की दुष्टि का कारण होता है। तो इससे क्या होता है कि अन्नवस स्रोतस की दृष्टि होती है, विकृत, फिर आम की उत्पत्ति हो जाती है, आम बनेगा तो आहार रस विकृत रहेगा, और उससे रसवस स्रोतस जो है वह विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति हो जाएगा, पूरा दुष्टि हो जाएगा। इस तरह से सोचिए कि एक नाली है, उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो गया, उसी तरह से रसवस स्रोतस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, वहां पे जो रस धातु का सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि रसवस स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है, हृदय पे उसका इफेक्ट आने लगता है। आगे बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो देखिए दुष्टि लक्षण बता रहे हैं चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर में, रस प्रदोषज रोग, इसमें बता रहे हैं कि अश्रद्धा, खाना खाने में अश्रद्धा हो जाती है, कोई भी खाने की इच्छा नहीं होती है। मैं यहाँ श्रद्धा कपूर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, अश्रद्धा मतलब अन्न पे वासना नहीं होना, खाना खाने का मन ही नहीं करता, अन्न ऐसा लगता है कि जबरदस्ती खाया जा रहा है, यह रसवस स्रोतस की दुष्टि का कारण होता है। फिर होता है अरुचि,
मुंह का स्वाद जो होता है वो बिगड़ जाता है, और कोई भी खाने में रुचि नहीं आती है, कोई भी टेस्ट ही नहीं आता है। उसी तरह से होता है आस्य वैरस्य, मुंह का स्वाद जो होता है वो विरस हो जाता है। जैसे पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो तिक्तास्यता हो जाएगा या मधुरास्यता हो जाएगा, मुंह में मीठा पीठा लगेगा, मुंह कड़वा कड़वा लगेगा, मुंह में खट्टा खट्टा लगेगा, मुंह में कसैला कसैला लगेगा। अपने अपने जो रस रहते हैं उस तरह के ये मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, इस तरह से कभी कभी नमकीन भी मुंह में स्वाद आने लगता है। तो ये सारा जो है ना आस्य वैरस है, मुंह का जायका जो रहता है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि ह्यूरलास, हर समय वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, मतलब नौशिया फीलिंग होने लगता है। नौशिया फीलिंग होता है तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि गर्भिणी स्त्री को भी बहुत ज्यादा हिरलास रहता है, अश्रद्धा रहता है। वहां पर भी बच्चा जब ग्रो करने लगता है ना तो सारा रस जो है वह कहाँ जाता है, तो बच्चे की तरफ जाने लगता है, तो अग्नि मान्यता हो जाती है, रसवस्त्रोत की दृष्टि माता में हो जाती है। और फिर ये सारे सिम्टम गर्भिणी में भी देखे जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको भी हिरलास होता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का सेवन किया, शीत किया किया स्निग्ध किया, इसी का आधार देके हमारे जो जमदग्नि सर हैं वो हमें कैसे दिखाते हैं, मतलब अभी वो मॉडर्न डॉक्टर हैं, तो सर क्या करते हैं, कभी पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया और सभी को पार्टी दी, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दबा के खा लेंगे, लेकिन पूरा 2 दिन तक वो कुछ नहीं खाते हैं, केवल शुंठी सिद्ध जल पीते हैं, लंघन करते हैं। इसमें बोला है रस जानम विकारणम सर्वम लंघनम औषधम, रस रस जानम विकारणम सर्वम, लंघन कराना ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो अगर आप खा रहे हैं तो 2 दिन आप भूखे रहिए, तब वह रसव स्रोत दुष्ट हो जाएगा। ऐसा तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य का प्रकृति है कि वो तो खाएगा ही, प्रज्ञा प्राप्त करेगा ही, तो उसका उपाय भी करना चाहिए, नहीं तो अगर कंटिन्यू खाएंगे तो रसव स्रोत दुष्ट हो जाएगा और बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। उसी तरह से गुरुता होती है, गौरवम मतलब ये बोल रहे हैं कि पूरा शरीर जड़ पड़ता है, पूरा हैवीनेस आ जाता है, पूरा बॉडी में, सर में, बॉडी में ऐसा लगता है कि हैवी हैवी लग रहा है। उसी तरह से तंद्रा आती है, ड्राउजीनेस बहुत आता है, नींद ना आने के बाद भी निद्रा जैसे, तंद्रा जैसे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप जब कॉलेज में जाते थे तो आप लोग ना खाना वाना खा के लंच करके जब क्लासरूम में बैठते थे तो नींद नहीं आती है, लेकिन ऐसे तंद्रा होती है, ड्राउजीनेस होता है, मधुर अवस्था पाक होने की वजह से, तो यह कंडीशन होता है, इसको तंद्रा बोलते हैं। तो ये रसव स्रोतस की दृष्टि की वजह से कंटिन्यू तंद्रा रहती है। ऐसे ही कंडीशन हमारे पास प्रमेह रोगियों के आते हैं। वो प्रमेह रोगी जो रहते हैं ना, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वो कंटिन्यू, क्योंकि उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज रहते हैं, डायबिटिक रहते हैं, तो उनको हर समय थकावट जैसा रहता है, नींद आने जैसा फीलिंग होता है, कोई उत्साह नहीं रहता। यह रसव स्रोतस की दृष्टि का सिम्टम दिखता है। इसी तरह से अंगमर्द, स अंगमर्दो मतलब पूरा बॉडी में पेन होता है, बॉडी एक होता है, रसव स्रोतस की अब ये रसव स्रोतस की दृष्टि में आप लोगों ने देखा होगा कि रस प्रदोषज रोग में ज्वर होता है या फिर आमवात होता है। तो आप लोग कभी देखेंगे पूर्व रूप जब आने वाला होता है ज्वर का, तो पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, कमर में दर्द होता है, पूरा बॉडी में दर्द होने लगता है, और उसके बाद में ज्वर होता है। तो यह रसव स्रोतस की दृष्टि में ये सारे सिम्टम आते ही आते हैं। इसी तरह से ज्वरस्तमः, फिर ज्वर भी आ जाता है अगर रसव स्रोतस ज्यादा दुष्ट हो गया तो। फिर वहां पर रसव स्रोतस की दृष्टि के बाद में आमाशय का जो अग्नि है वह विमार्गमन हो जाएगा, और अन्नव स्रोतस, रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस आम की वजह से आवृत होकर स्त्रोतरोध हो जाएगा, और वहां की जो अग्नि है वो विमार्गमन कर देती है, और कोष्ठ की अग्नि शाखागत होकर पूरा बॉडी को टेम्परेचर, मतलब पूरा बॉडी में संताप हो जाता है। फिर अंगमर्द होता है, फिर उसके बाद में स्वेदावरोध हो जाता है। यह प्रत्यात्म लक्षण होते हैं, हम लोग माधव निदान में ये सब देखने वाले हैं। तो ये रसव स्रोतस के वजह, दुष्टि की वजह से ही होता है। इसी तरह से पांडुत्वम, अगर रसव स्रोतस दुष्ट है, नाली से पानी नहीं जा रहा है तो वो, या नल से पानी नहीं आ रहा है, सब ब्लॉकेज है, तो फिर क्या होगा, रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो पांडुता तो आ ही जाएगा, एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, शरीर पूरा पेल हो जाएगा, भेक वर्ण वर्ण सन्निभा, इस तरह से पांडुता आ जाएगा। उसी तरह से स्त्रोतसाम अवरोध, सारे स्त्रोतस जो है वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं, रस की अग्नि वीक हो जाती है, जाठराग्नि वीक हो जाती है, तो उससे स्त्रोतरोध होता है, आम सब जगह जाके स्त्रोतरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन सब जगह करने लगता है। इसी तरह से क्लैब्यम, रस रस ही जो है ना वह शुक्रव स्त्रोतस में जाके शुक्र जनन का कार्य करता है, शुक्रव स्त्रोतस को पोषण देता है। अब वहां पे वो नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सैनिक है, बॉर्डर पे युद्ध हो रहा था, आप लोगों को पता है कि करगिल का युद्ध जब हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बोला था कि देश के सारे काम को रोक दिया जाए, पहले युद्ध पे ध्यान देना है। तो पुणे में जो एम्यूनेशन फैक्ट्री था है, मतलब देहू रोड में जो एम्यूनेशन फैक्ट्री है, वहां से हम लोगों ने खुद देखा है, जब युद्ध हो रहा था ना, तो मैं उस टाइम पे बीएमएस कर रहा था,
तो मैंने खुद देखा कि ट्रक के ट्रक भर के आर्मी के ट्रक ना एमुनेशन सब लेके जा रहे थे, हथियार लेके जा रहे थे, गोला बारूद सब भर भर के लेके जा रहे थे। तो ये सब कहाँ जा रहा था, वहां क्योंकि खपत हो रही थी बॉर्डर पे पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इसी तरह से एमुनेशन फैक्ट्री क्या करता, रसद और फिर बहुत सारा खाने का भी चीज जा रहा था, राशन भी जा रहा था, पैक बना के सब चीज, खाना वाना रोटी वोटी सब जा रहा था, क्योंकि सैनिक युद्ध करेंगे कि खाना बनाएंगे, इसलिए सब बन के जा रहा था। तो इसी तरह से रसव स्त्रोतस जो है वह शुक्रव स्त्रोतस का पोषण करता है, नरिशमेंट करता है। उसका कार्य ही है प्रीणन कार्य, पूरा शरीर में हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को वो प्रीणन कार्य करता है, नरिशमेंट करता है। अब यहाँ पे अवरोध हो गया है तो क्या होगा कि पांडुता, रक्त रक्त का भी क्षय हो जाता है तो पांडुता आ जाएगा, क्लैब्यता आ जाएगा। क्लैब्यता मतलब टेम्पररी नपुंसकता आ जाएगा, उसको शुक लॉस ऑफ लिबिडो जो बोलते हैं, मतलब मैथुन करने की इच्छा ही नहीं होगी, और करने अगर जाएगा भी तो फिर वह कर ही नहीं पाएगा, या फिर वो अगर बहुत अपने आप को एक्साइटेड फील करना रहेगा कि मैं पुरुष हूँ मुझे तो होना चाहिए, तो वह कर नहीं पाएगा, वैसा चीज एक्साइटमेंट ही नहीं आता है। तो ये सारा होता है क्लैब्यता, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। फिर उसके बाद है साध, शरीर जो रहता है वो बहुत ज्यादा हैवी हैवी लगने लगता है, अंग पूरा ऐसा लगता है जैसे थका थका है, जिसको हम बोलते हैं ग्लानी। शरीर ना ग्लानी में जाता है, और अगर मन थक जाता है तो उसको क्लम बोलते हैं। यह भी रसव स्त्रोतस के विकृति की वजह से क्लम भी होता है, और ग्लानी, अंग साध, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। फिर कृशांगता, जब बॉडी का नरिशमेंट नहीं होगा तो वेट कम होते जाएगा, मांस धातु को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो बॉडी वीक होते जाएगा, तो कृश अंग ये सब होता है, मतलब एट्रोफिक चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में। अगर ये कंटिन्यू रहा तो और ऑर्गन्स में जाता है, और ये रसव स्त्रोत कंटिन्यू अगर दूषित है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि पेशेंट को ना ज्वर 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 बहुत ज्यादा रहता है, पैरासिटामोल जैसी दवाइयां देके आम को दबा दबा के रखा जाता है, और वह आमवत कर देता है, या फिर और संप्राप्ति बढ़ते जाती है। तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ना, तो वैसे सेरेबल एट्रोफी होने लगता है, सेरेबेलम एट्रोफी होने लगता है, क्योंकि नरिशमेंट नहीं होती। तो कृशांगता, शरीर में शोषजन्य संप्राप्ति होने लगती है, एक एक अंग ना सूखने लगते हैं, क्योंकि रस का प्रीणन कार्य नहीं हो पाता है। इसी तरह से बता रहे हैं नाशो अग्नि यथाकालम पलितानी वलेहा पलितानी चा, इसका मतलब है कि अग्नि का नाश हो जाता है, अग्नि मंद हो जाता है, 0% नहीं होगा अग्नि, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होगा, नहीं तो नाश्यत अग्नि नाम मृत्यु, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अग्नि पूरी तरह से नष्ट हो गया, नाश्यत अग्नि, ऐसा कुछ तो श्लोक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि बताया कि नाश, अगर अग्नि का 100% नाश हो गया तो मृत्यु तुरंत ही आ जाती है। 100% नहीं होता लेकिन थोड़ा वीक हो जाती है अग्नि, अग्नि मान्यता हो जाता है, शुद्धा मान्यता हो जाता है। तो इसके यह सारा रसव स्त्रोत की दृष्टि की वजह से होता है। उसी तरह से चेहरे पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो एंटी एजिंग दवाइयों का, बोटॉक्स वगैरह कॉस्मेटिक का इलाज किया जाता है, लेकिन रसव स्त्रोत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। कॉस्मेटिक में वो ऊपर से लगा देंगे, ऊपर से सब कुछ कर देंगे, लेकिन अंदर से जो शरीर में विकृति आ गई है, आम का कॉन्सेप्ट है, वो सब है ही नहीं, अग्नि का, धात्वग्नि का, रसाग्नि का, रसव स्त्रोत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर इस पे ध्यान देंगे तो केवल रसव स्त्रोत पे आपने काम किया, केवल रसव स्त्रोत को अच्छा किया ना, तो आपका प्रैक्टिस 100 गुना बढ़ जाएगा। केवल रसव स्त्रोत पे काम करिए। हर पेशेंट में ये देखिए कि उसको अश्रद्धा है क्या, अरुचि है क्या, आस्यवृत्ति है क्या, फिर अरसज्ञता है क्या, हिरलास है, गौरवम तंद्रा, ये सब है क्या। अगर है तो रस पाचक जरूर दे दीजिए। पटोल इंद्र कुटकी जो है उसका गोली मिलता है, वो आप अपने पेशेंट को दीजिए, बड़ा से बड़ा बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। या हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो रस पाचक दीजिए, क्योंकि रसगत आम का पचन करता है, इसका ध्यान रखिए। उसी तरह से बाल झड़ने लगना, बाल सफेद होना, यह सब भी क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिलता है बालों में, तो इसलिए वलेह पलितानिचा रस प्रदोषजा रोगा। इसी को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब रस प्रदोषज व्याधियां होती हैं तो अश्रद्धा होती है, अन्न पे वासना नहीं रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, अरुचि होता है, खाना का टेस्ट नहीं आता है, आस्य रहता है, मुंह का स्वाद जायका बिगड़ा रहता है, मतलब तिक्तास्यता होगा, मधुरास्यता होगा, लवणास्यता होगा, कषायस्यता होगा, इस तरह का मुंह का जायका बिगड़ा रहता है। फिर अरसज्ञता, कोई भी चीज खाते हैं ना तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब आप हमारे सामने पकोड़ा रख दीजिए, समोसा रख दीजिए, जलेबी रखिए, काजू कतली रखिए, कोई टेस्ट ही नहीं आता है कि ये किस तरह का टेस्ट है, ना मीठा समझ आता है, ना कड़वा समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। तो उसमें देखा जाता है नाड़ी देख के, तो रसवा स्त्रोत की दृष्टि का सारा सिम्टम रहता है। उसी तरह से ये जी मिचलाना, जिसको हम नौशिया बोलते हैं, नौशिया फीलिंग होना, उसी तरह से अंग जड़ होना, बहुत ज्यादा हैवीनेस आ जाना, फिर पूरा बॉडी में पेन होना, अंग दुखना, जिसको अंगमर्द बोला जाता है, यह रस प्रदोषज व्याधि है। उसी तरह से आंखों के सामने अंधेरा छाना, ज्वर होना, फिर पांडुता होना, स्त्रोतोरोध होना,
पूरा बॉडी में स्वेलिंग आना। स्वेलिंग आना भी रस प्रदोषज ही शुरुआत ऐसे ही होती है कि रसवस स्रोतस को ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके वजह से ही पूरा बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। उसी तरह से क्लैप्यता, नपुंसकता जो आती है वह भी इसी की वजह से होती है कि रसवस स्रोतस की दृष्टि होती है। फिर पूरा शरीर ऐसे ग्लानि होता है, शरीर थकावट रहती है, बिना कोई मेहनत किए ही शरीर थक जाता है, थोड़ा भी बस उठे बैठे और शरीर थका हुआ है। इसी तरह से कार्श्यता आती है, मतलब पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, अग्निमांद्यता होता है। फिर अकाल में केस सफेद होते हैं, बाल सफेद होते हैं, चश्मा लग जाता है, सुनना कम हो जाता है। इंद्रियों पे भी उसका, क्योंकि कान पे भी नरिशमेंट कौन कर रहा है, तो रसवस स्रोतस ही, रस धातु ही उसका ये कर रहा है पूरा। अगर रस नहीं मिलेगा तो सुनने को नहीं आएगा, और आएगा तो या तो टिनाइटस होगा, अलग अलग आवाज आने लगेगी, स्मेल नहीं आएगा क्योंकि घ्राणेंद्र को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, स्त्रोतोरोध है, तो ना स्मेल नहीं आएगा, जीभ को टेस्ट नहीं आएगा, स्किन को गर्मी सर्दी ये समझ ही नहीं आएगा। ये सारा चीज होने लगता है, ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग को दिखता है। इसी तरह से रिंकल्स पड़ जाना, बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ जाना, ये सारे सिम्टम होता है। जिसका रसवस स्रोतस अच्छा है उसको रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। तो आप लोग जो जितने भी आयुष दर्पण के ब्यूटीफुल डॉक्टर्स हैं, वह रस धातु को अच्छा करिए, अग्नि को अच्छा करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और पढ़िए। तो फिर आप लोग जो सुंदर सुंदर डॉक्टर्स लोग हैं, डॉक्टर को नहीं अच्छा दिखना चाहिए। अगर अच्छा दिखेगा, हेल्दी दिखेगा, तभी वो पेशेंट को भी वो जो भी बोलेगा वो समझेगा। अगर डॉक्टर ही बीमार है, वो निस्तेज है, पूरा बीमार है, तो वो क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा ना क्या डॉक्टर है, खुद तो बीमार है, खुद में फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस होना बहुत जरूरी है, फ्रेश फेस होना चाहिए। तो फ्रेश फेस कब होगा, जब आपका रसवस स्रोत अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों को अच्छा दिखना है, यंग दिखना है, और हमेशा अच्छा ही दिखना है बिना कोई कॉस्मेटिक के। तो आप लोगों को रस धातु को अच्छा रखना है। इसी तरह से और लक्षण देखते हैं, रस का प्रीणन कार्य जब विकृत हो जाता है तो हिरलास, अंग गौरव, स्त्रोतोरोध, अंगमर्द, अग्निमांद्यता, ये सब हो जाता है। और जो धातु परिपोषण क्रम है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यह जो धातु परिपोषण कार्य है वह अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसकी चिकित्सा जो बताई है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया है कि रसजानाम विकारणम सर्वम लंघनम औषधम, पेशेंट को लंघन करा देना चाहिए। अब लंघन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे धूप में बैठा दीजिए या हवा सेवन करा दीजिए, प्यासे रखिए, खाना मत दीजिए, ये सब करिए। और नहीं तो लंघन कराना है तो आप शुंठी सिद्ध जल दे दीजिए, षडंग पानी दे दीजिए, फ्रूट जूस पे रखिए, सूप पे रखिए, वो भी अग्नि को ध्यान में रखते हुए। इतना नहीं कि 5 लीटर तक हम केवल फ्रूट जूस ही पी रहे हैं, और ट्रॉपिकाना का रियल जूस, और बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा पी रहे हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत ज्यादा ना पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लंघन कर रहे हैं। ये चीज नहीं होता है। लंघन मतलब पूरी तरह से अग्नि पे ध्यान देके अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वैक्यूम तैयार करना पेट में, इसको बोलते हैं लंघन। और बताते हैं तो दवाइयां अगर देखेंगे तो त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वह रस प्रदोषज विकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। त्रिभुवन कीर्ति रस का नाम कैसा है, त्रिभुवन कीर्ति, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में इसका नाम है। और बहुत सारे वैद्य लोग के पास मैं गया हूं जो वृद्ध वैद्य हैं, वह लोग अपने हर दवाई में उनको मालूम है कि रस धातु को अच्छा करना है, रसगत आम का पचन करना है, अग्नि को अच्छा करना है, तो हर पेशेंट को वो एक प्रिंसिपल मेडिसिन देते हैं। तो कुछ लोग आरोग्यवर्धिनी देते हैं हर पेशेंट को, और कुछ लोग त्रिभुवन कीर्ति हर पेशेंट को देते हैं। और वो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है, मतलब उनका एक एक टाइम का फीस जो रहता है वो 10-10, 20-20 हजार रुपये रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक चीज पे ध्यान दिया है कि वो आरोग्यवर्धिनी हर पेशेंट को देंगे। 2 बीडी देंगे या 1 बीडी देंगे दूध के साथ, त्रिभुवन कीर्ति देंगे तो अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद के साथ देंगे। सारे पेशेंट को दे देते हैं, व्याधि कोई भी रहे, अश्मरी रहे या ज्वाइंट पेन का रहे या प्रमेह रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो त्रिभुवन कीर्ति जरूर है। और इससे ये सक्सेस स्टोरीज का जो उनका स्टोरीज रहता है उसका ये मूलभूत कारण रहता है कि एक प्रिंसिपल मेडिसिन सभी को देते हैं। उसी तरह से सुचेखर रस सभी को देते हैं वो लोग, कुछ कुछ वैद्य लोग। तो फिर क्या होता है, सुचेखर रस जो है वो भी आम पाचन करता है, दीपन करता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, पित्त का शमन करता है, पित्त जो बड़ा है, उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, उसको बैलेंस करता है। इसलिए साम पित्त को में से आम को निकाल देता है तो निराम पित्त कर देता है। इसलिए रसवस स्त्रोतस का चिकित्सा में सुचेखर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, महापात विध्वंसक रस, इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करेंगे तो ज्वर, रसवस स्त्रोतस की दृष्टि की वजह से जो ज्वर आ रहा है, अंगमर्द हो रहा है, तंद्रा हो रहा है और अंग साध हो रहा है, वह ठीक होता है। और हमें ना पेशेंट को भी एजुकेट करना है आयुर्वेद के बारे में कि अगर बुखार आ रहा है तो आप ना कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे क्रोसिन खा लिया, पैरासिटामोल खा लिया, उसको खा के ही डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आप सालों साल क्रोसिन खा रहे हैं।
सालों साल वोवेरॉन का टैबलेट खा रहे हैं पेन किलर के लिए, और उससे फिर एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड खा रहे हैं, जेलुसिल खा रहे हैं। यह तो गलत ही चिकित्सा है। और वह अगर रहता है तो आम को दबा दबा के रखा जाता है, फिर श्लेषक कफ को निकाल के, और वहां पर क्योंकि स्त्यान रहता है वो पूरा आम, और जाके आमवा जैसे संप्राप्ति कर देता है। तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है। क्रोसिन वगैरह खाना है इमरजेंसी में तो एक बार दो बार खा लिया ठीक है, लेकिन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए पेन किलर के रूप में। वो पेन किलर नुकसान देता है। कोई भी जो ये प्रिंसिपल से बनाया गया ना एलोपैथी का, मैं किसी साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत माल प्रैक्टिसेस किया जा रहा है एलोपैथी का, और आजकल जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, जो जीपी करते हैं, वो लोग इतना धड़ल्ले से फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जबकि एलोपैथी का कोई डॉक्टर होगा, एमबीबीएस एमडी होगा, वो नहीं देगा, वो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक देगा। लेकिन जो जीपी है ना बीएमएस वाले, उनको उतना तो है नहीं नॉलेज, उन्होंने 4-5 दवाएं सीख ली हैं और सभी को फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स देते हैं, और उसके बाद में हैवी डोज देते हैं, और उसके बाद में पेशेंट और बन जाते हैं। वो लोग बीमार का बीमार ही रहते हैं, डॉक्टर की कमाई हो जाती है, 4-4 तल्ला बिल्डिंग बन जाता है, हॉस्पिटल बन जाता है कि वह क्या डॉक्टर है, ये तो 2 दिन में ठीक करता है, जादू करता है। इतना हायर डोज में एंटीबायोटिक दिया जाता है फोर्थ जनरेशन का, ये गलत है, माल प्रैक्टिस है। और मेरे तो कुछ पहचान के ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मुंबई में स्लम एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस 16-16 17-17 साल हो गई, केवल वो बीएमएस हैं। और वो क्या करते हैं कि स्लम एरिया में करते हैं और 50 रुपए लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं, और लाइन लगी रहती है, मतलब इतने पेशेंट आते हैं, 50 रुपए का डॉक्टर है, सस्ता डॉक्टर है, और धड़ल्ले से वो ये वोवेरॉन, क्रोसिन, फिर एंटीबायोटिक्स, ये सब चलाते रहते हैं, और उससे इतनी कमाई रहती है। और कोई सीरियस पेशेंट आया तो हिंदुजा हॉस्पिटल में रेफर करो, और वो रेफरल का फिर कट मनी आ जाता है, फिर उसके बाद में धीरू भाई अंबानी के हॉस्पिटल में भेज दो, फिर उसके बाद में नानावती लीलावती हॉस्पिटल में भेज दो, ब्रिज कैंडी में भेज दो। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, और वो भी गलत तरीके से कमा रहे हैं, मतलब कट प्रैक्टिस भी हो रहा है। किसी को अगर हार्ट में, चेस्ट में पेन हो रहा है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, इसमें नहीं बताया, कहीं और बताया है कि जब ये रहता है रसव स्त्रोतस की दृष्टि रहता है तो हृदय शूल भी बताया, हृदय में पेन होने लगता है। माधव निदान में बताया है कि जब रस प्रदोषज व्याधि का ज्यादा मैनिफेस्टेशन होने लगता है तो हृदय शूल होने लगता है, तो उसके वजह से क्या होता है, और ऐसा लगता है कि क्लीनता है, हृदय जाड्यता बहुत ज्यादा होने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हार्ट में पेन हो रहा है, तुरंत रेफर कर देंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देंगे, और वहां से वो क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी बहुत माल प्रैक्टिसेस, मैं बता रहा हूँ, सब डॉक्टर खराब है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को सब तैयारी करते हैं कि आपका तो अब तो बाईपास करना जरूरी है, आपका हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है, एंजियोग्राफी मैनिपुलेट करके बना दिया, अब आपको आप इतना पैसा भर दो, हम लोग एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, नहीं तो बाईपास करेंगे, पैसा दे दो, 4 लाख रुपया दे दो, स्टैंड बैठाएंगे, वॉल्व चेंज करेंगे, ऐसा ऐसा करके, और वो डिजाइन किया जाता है पूरा बिजनेस प्रोटोकॉल। उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं, अंदर हार्ट में क्या कर रहे हैं भी नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं, ऊपर से सुचरिंग करते हैं, भेज देते हैं, पैसा आ जाता है। यह माल प्रैक्टिस है। और आप लोग अगर मालूम होगा कि मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो खुले हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, उसके पूरे फ्रेंचाइजी पूरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैप्चर करने का है, उनका बिजनेस मॉड्यूल ही ऐसा है। जैसे यहाँ पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल इतना अच्छा चलता था, तो उस टाइम पे वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अपोलो हॉस्पिटल ने पूरा उसको ये कर लिया, कैच कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया, और उसको अपने अंडर में ले लिया, तो वो पूरा उसका सिस्टम ही चेंज हो गया। फिर वहां पर क्या हो गया कि इतना फीस लेना है, इतना कंसल्टिंग फीस लेना है, इतना जो रूम रहते हैं उस सेमी जो रहता है लग्जेरियस रूम, उसका इतना लेना है, लग्जेरियस रूम का इतना लेना है, बेड का चार्ज इतना, हर चीज को ऐसा कॉर्पोरेट लेवल पे बना दिया। पेशेंट का क्या होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि बस पैसा कमाना है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का यही रहता है कि बजट बहुत ज्यादा रहता है, और लोग भी प्रेफर करते हैं कि अरे हम लोगों को ये भी तो दिखाना रहता है कि हम वहां गए थे, ये हॉस्पिटल में गए थे, जैसे कि यहाँ पर है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, हम दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में गए थे, 10 लाख का बिल बना। ये एक प्राउड फील होता है, ये नहीं कि उसने हमारा खजाना खाली कर दिया, जो मेहनत की कमाई है वो खजाना, ये नहीं बोलते, 10 लाख का बिल बना दिया, वाह देखो हम इतना बड़ा भारी ट्रीटमेंट करके आए, ये प्राउड फील होता है। अंदर से वो क्या दवाई दिया गया वो मालूम नहीं। आजकल ये स्टेटस का भी इश्यू बन गया है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके ही इलाज कराना है। मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा निगेटिव कमेंट नहीं करना है, बस जो व्यवहार हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें ना
हर पेशेंट को काउंसलिंग करना जरूरी है कि रस व स्त्रोतस की दृष्टि की वजह से ये चीज हो जाता है, और हम आयुर्वेद का चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको हम इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम अग्नि को अच्छा कर रहे हैं, हम धातुओं पे काम कर रहे हैं, हम आपका आम का पचन कर रहे हैं, स्त्रोतो रोग ठीक कर रहे हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि आप बाद में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही मेरे पास आप कभी आके देखिए, मेरे पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं वो बीमार ही नहीं पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये क्या डॉक्टर है, इसके पास तो पेशेंट आते हैं परमानेंट ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर का काम ही होता है कि ठीक करो, ये नहीं कि लंबी लंबी लाइन लगा कर रहे और एक ही पेशेंट 30 30 40 40 साल से वही वही पेशेंट है। वैसा चिकित्सा करना गलत है, एथिक्स के खिलाफ है। पैसा मिलेगा गलत काम करने से, लेकिन वो एथिक्स के खिलाफ है। जो बड़े बड़े रोग रहते हैं वो डॉक्टर को भी होते हैं। अगर हम किसी का गला काटेंगे, यहाँ दबा के पैसा निकालेंगे, चलो पैसा दो, तो हमारे पास भी आएगा, वो सारा चीज लौट के हमारे पास भी आएगा। हम भी कहीं ना कहीं अटक जाएंगे किसी ना किसी तरह से। आज आर्यन खान को देखिए, शाहरुख खान का बेटा है, वो किस तरह से अटका हुआ है। शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार, करोड़ों का मालिक, मतलब उसके पास क्या नहीं है आज। इतना उसने मेहनत किया है उसने, टैलेंटेड इंसान है, लेकिन आज उसका बेटा अटक गया, तो वो है ना। तो इसीलिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं लाइफ में, कुछ बुरे कर्म रहते हैं ना, वो हमको आ जाते हैं बाद में कभी ना कभी। इसलिए डॉक्टर को ना ईमानदार रहना चाहिए, अपने पैथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आप ना अपने मेहनत का पैसा लीजिए, पेशेंट से मांग के लीजिए कि मैं इतना आपसे पैसा ले रहा हूँ और हमारे दवाई का इतना खर्चा है, वो ठीक है, लेकिन लूटिए मत और करप्शन मत करिए पेशेंट के सामने। पेशेंट को आप ठीक करिए, ये नियत रखिए, तब आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसी तरह से रक्तवा स्त्रोतस, अब हम दूसरा स्त्रोतस में आ रहे हैं, क्योंकि रसव स्त्रोतस हो गया। अब इसका हम जो बेसिक मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं इसको अप्लाइड बताऊंगा, जब मैं व्याधि बताऊंगा तब मैं इसको और बताऊंगा, इलेबोरेट करूंगा। अब आ रहे हैं रक्तवा स्त्रोतस। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे हैं जो एक ही स्त्रोतस पे 1 महीना तक लेक्चर लेते हैं, इतना बोर कर देते हैं कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ना इतना चीज बताइए कि सामने वाले को जितना कैच हो, जितना यूजफुल हो, उतना ही बताएं। हमें ज्यादा डीप स्टडी, पीएचडी नहीं करना है रसवा स्त्रोतस पे, कि मैं 1 महीना आपको एक ही चीज लपेट लपेट के वही वही बताऊं। बस उतना जो जरूरी है वो बता दिया, आगे हमको बढ़ना है। तो रक्तवा स्त्रोतस जो नया स्त्रोतस आ रहा है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि इसके दृष्टि के कारण क्या होता है, रक्त धातु का जो परिभ्रमण करता है, जहाँ पे वो भाव पदार्थ सर्कुलेट होता है और जीवन कार्य होता है, वो उसको बोलते हैं रक्तवा स्त्रोतस। जिसको जो मॉडर्न का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उसी से मैच करता है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब से हम लोग समझते हैं। और हम लोग यहाँ पर रक्त धातु को इसको मान के और हम लोग रक्त व स्त्रोतस देखते हैं। थोड़ा देखने का तरीका अलग है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन होता है, यहाँ दोनों में यही होता है। अब वो कैसे देखा है, तो इसके पहले दुष्टि के कारण देखते हैं। तो ऐसा बताते हैं, विदाह्यन्न पानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम चातपान लव। मतलब विदाही अन्न का सेवन करना यह रक्तवाह स्त्रोतस को दुष्ट करता है। विदाही अन्न अगर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न में कॉन्सेप्ट नहीं है कि रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध होता है। रक्तवाह स्त्रोतस को अगर दूषित करना है तो आप पित्तवर्धक आहार का सेवन करिए, अपने आप रक्तवाह स्त्रोतस दुष्ट हो जाएगा। विदाही पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा मसाला डाला हुआ है, और अभी जो शरद ऋतु है इसमें तो रक्तवाह स्त्रोतस प्राकृतिक रूप से दूषित हुआ है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में। वातावरण में ऐसा खान पान ऐसा हो गया है, वातावरण में सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ रही हैं, और पानी भी जो है वो भी इस तरह से हो रहा है कि पित्त बढ़ा हुआ है सभी का। तो विदाही अन्न का सेवन करना, स्निग्ध मतलब तेल में बनाया हुआ। अब यहाँ पे स्निग्ध शब्द है वो घी में के लिए नहीं बोला है, यहाँ तेल के लिए बोला है। जो खाने में तेल यूज होता है उस वह स्निग्धता, उसका सेवन बहुत करना। उष्ण पदार्थ, उष्ण वीर्यात्मक भी, और गरम गरम चीजें कंटिन्यू बहुत ज्यादा खाना। फिर द्रवाणी चा मतलब जो सूप और जूस और जो लिक्विड ऐड किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड लिया जाता है, बहुत ज्यादा ये जो टोमेटो जूस आता है, टोमेटो सूप आता है, वो ज्यादा मात्रा में खट्टा खट्टा चीज लेना, उसका सेवन ज्यादा करना, तो ये पित्त प्रकोपित करता है। और पित्त प्रकोपित हुआ तो वो डायरेक्टली अल्टीमेटली रक्त व स्त्रोतस को दूषित करेगा, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध होता है। तो रक्त वाहिनी दुष्यंती भजतम चातपान लो, वह अगर धूप का सेवन ज्यादा किया, हवा में बहुत ज्यादा घूमे, तो यह भी रक्त व स्त्रोतस को दुष्ट करता है। और भी जो है वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ। विदाही अन्न पानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती
भजताम चातपानलो, ये सब है। अब इसी को और बताया है चरक चिकित्सा स्थान में बताया, सॉरी चरक सूत्र स्थान में विधि शोणित अध्याय में बताया है कि अगर बहुत ज्यादा विदाही अन्नपान का सेवन किया जा रहा है, स्निग्ध पदार्थ का सेवन किया जा रहा है, उष्ण गरम गरम चीजें भी खाई जा रही है, उष्ण विर्यात्मक द्रव पदार्थ खाए जा रहे हैं, अति द्रव लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा द्रव पदार्थ अति मात्रा में सेवन किया जा रहा है, जैसे सूप हो गया, जूस हो गया, खट्टे चीज बहुत ज्यादा सेवन किया जा रहा है। फिर अग्नि और वायु का सेवन ज्यादा हो रहा है, धूप में बिना कुछ कैप लगाए, बिना कुछ ढके और बहुत ज्यादा धूप में घूमा जा रहा है, इस सबसे रक्तवात स्रोत दूषित होता है। इसी तरह से दूषित आहार का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना, जो बाहर का जंक फूड है, जो अनहाइजीनिक है और फ्रेश बना हुआ नहीं है, यहाँ पे फ्रेश बना हुआ का बहुत ज्यादा महत्व है, फ्रेश बना हुआ होना चाहिए। तो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबा में लोग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह का खाना गर्म करके उसको मसाला वसाला डाल के टेस्टी बना के सुबह का खाना शाम को खिला दिया, या 2 दिन का बासी खाना भी खिला दिया जाता है। खाने में टेस्टी लगता है लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है, वो खाने के बाद जब पेट में जाता है तो बीमारी करता है, विष गर विष की तरह वो काम करता है और रक्त को दूषित करता है। फिर अति तीक्ष्ण पदार्थ बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा गर्म मसाले खाना, बहुत ज्यादा गरम गरम उष्ण वीर्यात्मक चीजें खाना, जैसे कि काली मिर्च नहीं, रेड चिली खाना बहुत ज्यादा, फिर लवंग का सेवन, गरम मसाले जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, वो भी पचता नहीं है और वो पित्त का प्रकोपित करके अग्निमंदता भी करता है और पित्त का उष्णता तीक्ष्णता ये सब बढ़ा देता है, और उसके वजह से क्या होता है कि रक्तवात स्रोत दूषित हो जाता है। फिर अति मद्यपान का सेवन करना, जो लोग शराबी लोग रहते हैं ना, वो पहले तो फन में पीते हैं कि खुशी खुशी शराब पी लें, लेकिन अति मद्यपान का जब आदत पड़ जाती है तो उनको नींद ही नहीं आती, बिना शराब पिए रात भर वो जागे रहेंगे कि उनको पीना है, तलब होती है बार बार। तो अति मद्यपान करना, विषय द्रव्यों का सेवन करना, जैसे खाने में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब्जियों को बिना धोए खा रहे हैं। बहुत बार ऐसा पता चलता है कि यमुना नदी में जो कचरा जा रहा था, आज तो अभी मोदी जी ने साफ कर दिया है बहुत सारा काफी हद तक, लेकिन तब भी अभी यमुना नदी उतनी शुद्ध नहीं है। तो वो ऐसे टीवी में आता था कि सब्जियां उगाते हैं नदी के किनारे और वही नदी के गंदा पानी में और धो देते हैं। पूना में भी एक मुड़ा और मुत्था नदी है, तो यहाँ पर ना पूरा जितना ड्रेनेज का पानी है, पूरा जो हम मतलब जो वॉशरूम का पानी है, लैट्रिन का पानी है, वो सारा नदी में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ की पुना की 2 नदियां हैं, मुला और मुत्था, इतना गंदा बदबूदार पानी बहता है ना वहाँ, और नॉर्मल पानी नहीं है। नॉर्मल पानी तो रोक दिया है डैम में, खड़गवासला डैम जहाँ एनडीए है वहां पर, और पूरा सिटी का वो ड्रेनेज का पानी वहां खोल दिया है नदी में। और वहां पर अगर मछली कोई आ रही है या फिर वहां कपड़े धो रहे हैं, या नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं और उनका हैंड पंप है, वो पानी अगर जाएगा तो वो रक्तवात स्रोत को दूषित करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह से आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो बलिया जिला है, बक्सर जिला है बिहार का, तो वहां पर ऐसा पाया जाता है कि वहां की जो गंगा नदी का जो बेल्ट है, वहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, लेड ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जो लोग वो दूषित पानी पी लेते हैं, क्योंकि वो पानी ही दूषित है वहां पर, और वो सारा कानपुर का, लखनऊ का सब केमिकल फैक्ट्री से बहा हुआ पानी आया है, और बहुत सालों से बह रहा है, हजारों साल नहीं बोलेंगे, जब से देश आजाद हुआ तब से ये खोल दिया गया। अंग्रेज जो थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था, लेकिन बाद में जो ऐसे पॉलिटिकली लोग जो है ना, उन्होंने सब नदियों में सब गंदा करना शुरू कर दिया। तो वो जो पानी पीते हैं दूषित पानी, एक तो भूमि भी वहां पे क्लोरीन मैग्नीशियम वगैरह बहुत है, हार्ड पानी है, और वहां जो कंपनी का पानी आता है केमिकल फैक्ट्री का, वो पीने से लोगों को ना बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो यह सब रक्तवात स्रोत को दुष्ट करता है। तो पानी का भी बहुत महत्व रहता है। विषय द्रव्यों का सेवन यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा लवण रस का सेवन करना, कुछ लोगों को आदत रहती है कि घर का खाना बनाए ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाए। मूली खाना है, कच्चा मूली, तो उसमें नमक के साथ खाएं। कोई चना उना खा रहे हैं, स्प्राउटेड चीजें, उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल के खाएं। तो अति लवण सेवन, या फिर जो ये चिप्स खाए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा नमक रहता है, चिप्स खाया जाता है, बाहर का लेज खाया जाता है, कुरकुरे खाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नमक रहता है। फिर अम्ल रस का सेवन करना, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, बहुत अलग अलग जो सॉस आ रहा है, विनेगर का सेवन किया जा रहा है खाने का टेस्टी बनाने के लिए। वो सब चाइनीज खाना खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सॉस डाल के खाया जाता है, नॉनवेज खाया जा रहा है तो बहुत ज्यादा सॉस खाया जा रहा है। ये टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ये सब जाके रक्त पित्त को प्रकोपित करता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि हम खाएं क्या, जब सब मना करें। आप अति मात्रा में मत खाइए ना, आप खाइए लेकिन थोड़ा मात्रा में खाइए, हिसाब से खाइए। आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास आएंगे, फिर आप देते रहिए पैसा, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा खर्चा करते रहिए।
तो यह अम्ल रस का सेवन। फिर कटु और क्षार का सेवन ज्यादा करना। कटु मतलब बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला बहुत खाना, गरम और गरम चीजें जो रहती है और तीखी चीजें रहती है उसका सेवन करना। क्षार का सेवन करना, जो प्रिजर्वेटिव है वो सारे क्षार हैं। पापड़ को भी हम प्रिजर्व करते हैं तो पाप उसमें भी क्षार डाला जाता है। चाइनीज लोग का मैं बताता हूँ, चाइनीज फूड आइटम वो खाने से उनकी आंखें ऐसे हो जाती है, ऐसे आंखें जो रहती है ना वो इस तरह से प्राकृत में रहती है, जो क्षार का सेवन ज्यादा करते हैं। और पर्वतीय इलाकों में भी जो अरुणाचल प्रदेश आसाम के लोग भी रहते हैं ना वो क्षार का सेवन बहुत करते हैं, तो उनकी आंखें भी ऐसी ही रहती है, ऐसी। ये सब क्यों हो रहा है? आंखों पे उसका इफेक्ट होता है। क्षार का अति सेवन का जो है वर्णन है ना वो विमान स्थान में बताया, और उसमें चरकाचार्य जी ने लिखा है कि चीन देश के लोग ज्यादा क्षार खाते हैं, इसलिए उनको इंद्रिय दुर्बलता, आंखों की दुर्बलता होती है। और ये मॉडर्न स्टडी में पाया गया है कि चाइनीज आर्मी 90% लोगों को मायोपिया है, उनको रात को क्लियर नहीं दिखता है, और उनका जो विजन है वो भी बहुत कम है। उसी तरह से कुल्थी का दाल का सेवन करना, उड़द का सेवन करना, मटर का सेवन करना, तिल तेल में खाना पकाना। तिल तेल में कोई खाना पकाता है क्या? लेकिन अगर उसमें पका रहे हैं तो वो तिल भी रहता है या तिल का कल रहता है, पित्त को दूषित करता है और रक्तवत स्रोतस को ये दूषित स्त्रोतोरोध करता है, वहां पे विकृत कर देता है। फिर जो आडू रहता है उसका अगर सब्जी खा रहे हैं, फिर मूली का पत्ता का सब्जी खा रहे हैं और कंटिन्यू मूली 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 खा रहे हैं, वह भी रक्तवत स्रोतस को दुष्ट करता है। फिर जलचर प्राणियों का मांस बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, जो सी फूड है उसका मात्रा बहुत ज्यादा खाना, वो शरीर के लिए साथ में नहीं है तब भी खाना। फिर दही का सेवन 12 महीने में और कोई भी काल में कर देना, रात को भी खाना, दिन में भी खाना, शरद ऋतु में भी खाना, हेमंत ऋतु में भी खाना, ग्रीष्म में भी खाना। दही का सेवन करने की विधि बताइए कि मूंग की दाल के साथ खाइए या अलग अलग विधि बताइए, वह ना पालते हुए दही हमेशा खाने में जरूर दही रखना। तो यह क्या करता है? अभिसंधि होता है और यह रक्तवत स्रोत को दुष्ट करता है। इसी तरह से अम्ल कांजी का सेवन करना, दही के ऊपर का दही मस्तु वह बहुत ज्यादा सेवन करना, यह सब रक्त दुष्टिकर होता है। फिर विरुद्ध भोजन, दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, इसका सेवन करना। इसी तरह से संयोग विरोध विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, ऐसे बहुत सारे जो विरुद्ध अन्न है उनका सेवन करना। दूध में डाल के बहुत सारा नॉनवेज बनाना, दूध डाल के, जबकि नमक और दूध ये विरुद्ध है लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। या फिर ये मिल्क शेक पीना, फ्रूट और दूध मिला के और पीना, केवल मैंगो ही है जो दूध के साथ पिया जा सकता है, वह आयुर्वेद अलाउ करता है। बाकी जो बनाना शेक पिया जाता है दूध डाल के, या फिर एप्पल शेक पिया जाता है, मौसम्बी शेक, ये अब आप खुद सोचिए, जो मौसम्बी है, संतरा है, ये तो खट्टा चीज है ना, पेट में जाके अम्ल होगा, अम्ल उसका विपाक है, और वह चीज दूध के साथ लिया जाएगा तो वो क्या करेगा? विकृत बन जाएगा, जहर बन जाएगा, और वो सेवन कंटिन्यू करेंगे, वो रक्तवत स्रोत को दुष्ट करता है। आप लोग को अगर श्वेत कुष्ठ चाहिए ना, चेक करना है, तो आप 1 साल मूली और दूध खा के देखिए, आप लोग को 1 साल में पूरा श्वेत कुष्ठ हो जाएगा। जो लोग खाते हैं वो दिखता है ऐसा। तो इसलिए विरुद्ध अन्न जो लोग खा रहे हैं, दीवा स्वाप कर रहे हैं, अति क्रोध कर रहे हैं, हर समय कंटिन्यू क्रोध में रह रहे हैं, अब ये क्रोध जो है वो टेररिस्ट लोग को उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका संस्कार ही वैसा दिया जाता है। सैनिक लोग जो हैं वो लोग क्रोध में रहते हैं क्योंकि उनको युद्ध करना पड़ता है, वो लोग का क्रोध नहीं, जिनको साथ में नहीं है वो लोग अति क्रोध अगर कर रहे हैं, फिर वमन वेग का धारण कर रहे हैं, मन का शरीर का शोभ हो रहा है, और क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त प्रकोपित हो जाता है। और शरद ऋतु में स्वभावतः रक्तवत स्रोत की दृष्टि होती है, पित्त का प्रकोप हो जाता है, और पित्त वर्धक जितने भी आहार विहार है वह सब रक्तवत स्रोत को दुष्ट करते हैं। अब यह लक्षण बताते हैं कि रक्तवत स्रोत अगर दुष्ट हो गया तो क्या लक्षण आते हैं, तो बता रहे हैं कि कुष्ठ विसर्प पीड़का, रक्त पित्तम अस्त्रधरा, गुद मेड्रास्य आस्य पाकश्य प्लीहा गुलमोत विद्रदी, नीलिका कामला व्यंगम, पिप्लस बस्ती तिलकालकाहा, ददृश्चर्मदलम शित्रम पामा कोठास्त्र मंडलम, रक्त प्रदोषात जायन्ते। मतलब कुष्ठ व्याधि होती है, कुष्ठ व्याधि में भी आप लोग देखेंगे तो त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी दृष्टि होती है, विसर्प व्याधि हो जाती है, पिड़काएं होती है, पूरा स्किन में रैशेस आ जाते हैं, पॉस्ट्यूल्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। फिर रक्त पित्त व्याधि होती है, ये रक्तवत स्रोतस की दृष्टि की वजह से होता है। फिर रक्त प्रदर, हर समय रक्त प्रदर को आप लोग रक्तवत स्रोतस की दृष्टि का एक सिम्टम देखा करिए, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, चरक संहिता में बताया। फिर गुद पाक होना, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं वैसे गुदा भाग में छाले पड़ जाना। मेड्र पाक होना, मतलब जो पेनिस है अपना, पुरुषों का जो पेनिस है उसमें छाले छाले पड़ जाना। फिर मुख पाक होना, मुंह में अल्सरेशन होता है, वह भी रक्तवत स्रोतस की दृष्टि की वजह से होता है। प्लीहा दोष, स्प्लिनोमेगेली होना, प्लीहा वृद्धि होना, प्लीहा की दृष्टि होना,
पूरा जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें प्लेटलेट बढ़ जाना, उसकी दुष्टि होना, ये सारा जो रहता है वो रक्तवत स्रोतस की दुष्टि का कारण होता है। फिर गुल्म व्याधि होना, विद्रधि होना, नीलिका होना, त्वचा पे नीले नीले दाग हो जाना, बहुत सारे तिल निकल जाना। फिर कामला व्याधि, जॉन्डिस हो जाना, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेमोलाइटिक जॉन्डिस ये हो जाना। फिर व्यंग हो जाना, मतलब पूरा शरीर में ऐसे जो एक्ने जो होता है वह हो जाना। उसी तरह से विप्लव होना, तिलकालक होना, दद्रु होना, फिर उसके बाद में चर्मदल होना, शित्र होना, जो ल्यूकोडर्मा विटिलिगो होना, ये सब रक्तवत स्रोतस के दुष्टि की वजह से होता है। फिर पामा होना, फिर कोट होना, शीत पित्त होना, यह भी रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। तो इसको समझना चाहिए। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हमें यही देखना चाहिए कि रक्त को दूषित करने वाला और पित्त को दूषित करने वाला क्या मिथ्या आहार विहार का सेवन किया गया है। अब इसमें चिकित्सा बता रहे हैं कि विधि शोणितीय अध्याय रक्त जानम विषज्जितम, जो विधि शोणित अध्याय में बताया है वही चिकित्सा करना चाहिए। और इसका उल्लेख और स्पष्टीकरण क्या है चरक सूत्र स्थान विधि शोणित अध्याय 24 चैप्टर में 18 नंबर का श्लोक, इसमें बता रहे हैं कि कुरिया शोणित रोगेशु, जो भी शोणित रोग हैं, रक्त के रोग हैं, उसमें रक्त पित्त हरि क्रियाम, रक्त पित्त की चिकित्सा करना है। विरेक उपवासश्च, मतलब विरेचन देना चाहिए, थोड़ा लंघन कराना चाहिए। स्त्रावणम शोणितस्य च, रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ये जब हम करते हैं मतलब दूषित रक्त को निकाल दीजिए, आप विरेचन करा दीजिए, उपवास करा दीजिए, रक्त पित्त की जो चिकित्सा बताइए चिकित्सा स्थान में वह सब चिकित्सा करेंगे, रक्त की शुद्धि कर देंगे, तो वह रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। और रक्त पित्त की चिकित्सा जब करते हैं तो उसमें हम लोग विरेचन देते हैं। वो देखना है कि ऊर्ध्वक रक्त पित्त है तो उसमें विरेचन देना चाहिए। रक्त की दुष्टि है, अभी आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे, शीत पित्त के आ रहे होंगे, स्किन प्रॉब्लम के आ रहे होंगे, हाइपर एसिडिटी के आ रहे होंगे, तो सभी लोग आप विरेचन दे ही दीजिए। इस सीजन में सभी लोगों को देंगे ना, थोड़ा थोड़ा दो दो चम्मच आप त्रिवित लेहम दे दीजिए या एरंड तेल दे दीजिए या त्रिफला चूर्ण दे दीजिए। सभी पेशेंट को आप लोग ये जरूर दीजिए, एक विरेचन का दवाई दे दीजिए। उसी तरह से थोड़ा लंघन कराइए उनको। रक्त मोक्षण या तो सिरावेद से कर दीजिए, प्रच्छान करके कर दीजिए, जलौकावचारण कर दीजिए, श्रृंग लगा दीजिए, किसी ना किसी तरह से दूषित रक्त थोड़ा तो निकाल ही देना है। 50 ml या 5 ml, जितना आपको जैसा पेशेंट की अवस्था है उस तरह से रक्त मोक्षण सभी पेशेंट को कराइए, क्योंकि ये सीजन ऐसा है कि दूषित रक्त को निकालेंगे तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा। उसी तरह से रक्त पित्त का आशयश्री भाव समझ के मृदु विरेचन कराना भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर आमलकी का प्रयोग करना चाहिए, अंगूर का, द्राक्षा का प्रयोग करना चाहिए, निशोत्तर का, त्रिविध का यूज करना चाहिए, फिर आरगवत का यूज करना चाहिए। फिर पित्तग्न द्रव्य जैसे पित्तग्न और रक्त स्तंभक अगर द्रव्य देंगे तो नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए, सारिवा, मंजिष्ठा, अनंता, खदीर, गुड़ुची, ये सारे द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त मोक्षण के लिए जलौका, लाबू, श्रृंग, या फिर जो इस्लाम में ये कराया जाता है ना हिजामा, जो कपिंग थेरेपी रहता है वह कराना बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से और दवाइयां देना है तो हमें ये देखना है, ऊर्ध्व मार्ग से अगर रक्त पित्त हो रहा है तो हमें लाक्षा का प्रयोग करना है, वासा का प्रयोग करना है, गोदंती भस्म का प्रयोग करना है। अधोग मार्ग से अगर हो रहा है तो नागकेशर का प्रयोग करना है, बोलबद्ध रस, रक्त बोल, इन सब का प्रयोग करना है। और भी क्या द्रव्य दे सकते हैं तो मौक्तिक भस्म हो गया, प्रवाल भस्म हो गया, प्रवाल पिष्टी हो गया, कामदुदा हो गया, फिर सुरशेखर रस हो गया, लघु सुरशेखर रस हो गया, स्वर्ण सुरशेखर हो गया, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो पित्त का शमन करते हैं वह सब देना है। गोदंती का प्रयोग करना है। पद्मकादि तेल है, पद्मकादि गण जो है वाग्भट चिकित्सा स्थान में वह पित्त का शमन करने वाला सारे द्रव्य है, वही उसी का तेल सिद्ध करके मिलता है, उसका अभ्यंग करना है। जो भी पित्त शामक जैसे चंदन मला लाक्षादि तेल है, चंदनादि तेल है, उशिरा सब है, सारीवाद्या सब है, जो जो अवस्था है उस हिसाब से पित्त शामक चिकित्सा कर देंगे तो रक्त की शुद्धि हो जाती है। महामंजिष्टादि क्वाथ है, गंधक रसायन है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, ये सारे द्रव्य जो हैं ये, या महातिक्त घृत है, विरेचन चिकित्सा है, ये सारे द्रव्य जो हैं वह रक्त की शुद्धि करते हैं, रक्तवत स्रोतस को शुद्ध करते हैं। इस तरह से मैंने रसवत स्रोतस और रक्तवत स्रोतस बता दिया। अब मैं आप लोगों का प्रश्न उत्तर लेता हूँ। कृपया आप लोग प्रश्न पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछिए तो मैं आप लोगों को सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे तो और हम लोग और डिस्कशन करेंगे। जी, मैं एक बार आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सभी लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे इतना प्राउड फील होता है आप लोगों से मिलके। डॉक्टर वसु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी बहुत दिन के बाद आई हैं आपको बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आपको। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़े, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
सभी लोगों का प्रैक्टिस देखिए बढ़ रहा है अभी, क्योंकि लोग ना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी जय आयुर्वेद। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप लोग को पता नहीं है, सारे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सारे आपके पेशेंट। डॉक्टर अर्चना प्रजापति जी बोल रही हैं प्रणाम सर, इसोफेगस कैंसर में किस स्रोतस की दृष्टि होती है? इसोफेगस तो ये हो गया ना, अन्न लिखा है, अन्नव स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी ना। और अन्नव स्रोतस की दृष्टि के साथ उसमें रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस, कैंसर जो है वो अर्बुद है, तो वहां पर कौन कौन से भाव पदार्थ है वो देखना चाहिए। तो मांस की भी दृष्टि होती है, फिर वहां पे मेद की भी होती है, तो उस हिसाब से हमें करना है। और इसोफेजियल कैंसर में हमारे सर एक इरमुंगली घृत बनाते हैं, उसका प्रयोग 100% बहुत अच्छा फायदा होता है। कम से कम वो मेटास्टेसिस है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको भेजूंगा, और आप ट्राई करिए। आपके लिए वो ट्राई होगा, हमारे लिए तो परमानेंट इलाज है। मेटास्टेसिस काफी हद तक रुक जाता है। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति बर्वे जी बोल रहे हैं कि त्रिभुवन कृति कितने दिनों तक दिया जा सकता है? जो यहाँ के पुणे के वैद्य हैं ना, ये सारे वैद्य क्या करते हैं कि हर अपने दवाई में त्रिभुवन कृति, कोई कोई ऐसे करते हैं, वो परंपरा से आता है कि त्रिभुवन कृति सबको देना है, तो 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। और जैसे आमावस्था है, आमवात है, तो उस हिसाब से कम ज्यादा करना है वो कर दिया जाता है। कुछ लोग आरोग्य वर्धिनी वटी देते हैं, कुछ लोग सूट शेखर रस देते हैं, ऐसे अलग अलग चिकित्सा दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस जो है ना वो 42 डेज दे के फिर रोक दिया जाता है, फिर 42 डेज देते हैं, फिर रोक देते हैं। डॉक्टर पूजा अकुला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुभवा श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया, क्योंकि ये जो लेक्चर हो रहा है ये आप लोगों के लिए किया जाता है और आप लोगों को फायदा हो इसलिए किया जाता है। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ आई एम लिसनिंग टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूर जैन जी बोल रहे हैं कि अग्निमांद्य और दीपन पाचन कैसे करें पित्तज प्रकृति में, पित्तज डिजीज में। अग्निमांद्यता है तो आप ये बेसिक चीज सोचिए कि अग्निमांद्यता है तो अग्नि को प्रदीप्त करना है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत, और दीपन पाचन भी करना है, पित्तज प्रकृति और पित्तज डिजीज भी है। तो पित्तज डिजीज में हम लोग साम पित्त ऐसा कंडीशन मानते हैं कि पित्त जो है आम युक्त है, साम पित्त है। तो साम पित्त के लिए चिकित्सा क्या बताया, तो प्रवाल पंचामृत ये बताया, वो साम पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है, आम को पचन कर। और प्रवाल पंचामृत में सारे क्षारीय द्रव्य हैं जिसको नींबू के रस में डाल के और पुट दे के बनाया जाता है, तो वह बहुत अच्छा काम करता है। प्रवाल पिष्टी है, सुच्छेकर रस है, कामदुधा रस है। निरामावस्था में कामदुधा दिया जाता है, सामावस्था में सुच्छेकर रस दिया जाता है। फिर ये सारे जो द्रव्य है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, दीपन भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, अग्नि को भी बढ़ा देते हैं। आप दीजिए, अग्नि को बढ़ा देते हैं। प्रवाल पंचामृत देने से भूख लगने लगती है, क्योंकि वो क्षार जो रहता है ना वो पित्त का शमन करता है और भूख भी बढ़ाता है। प्रवाल पंचामृत का जो आप कंटेंट्स पढ़ेंगे, जो भी आपके पास किताब है, आयुर्वेद सार संग्रह है, जो भी किताब है ना, उसमें आप देखिए तो वो बताएंगे कि प्रवाल पंचामृत भूख बढ़ाता है, दीपन पाचन द्रव्य है। और पित्त प्रकृति वाले में, पित्तज डिजीज में प्रवाल पंचामृत दिया जाता है। ठीक है, आपको और प्रश्न है तो आप कृपया आइए इंटरेक्टिव सेशन में, आप प्रश्न पूछिए, हम आपको और बताएंगे। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अतिसार फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, एज 60 ईयर, फीमेल पेशेंट, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट। अब देखिए, ये अतिसार है तो आमातिसार की कंडीशन निकल गई है, मतलब बहुत ज्यादा आम आ रहा होगा, वो सब निकल गया है। अब इसमें स्तंभन देना जरूरी है, तो आप क्या करिए कि इसमें कुछ तो जैसे आम पाचन के लिए आरोग्य वर्धिनी वटी दे दीजिए, जो यकृत का कार्य अच्छा करेगा। आम पाचन होना चाहिए। और स्तंभन के लिए कुटजारिष्ट, कुटजारिष्ट कितना देना है, तो सांडू ब्रदर्स का आता है, एक एक कप आप दिन में 3 बार 4 बार कुटजारिष्ट पिलाइए। फिर बेल का जो मुरब्बा होता है वो खिलाइए, बिल्वावले खिलाइए, जाति फल आदि चूर्ण खिलाइए,
अतिविषा का चूर्ण खिलाइए, या फिर बहुत सारे द्रव्य बता रहा हूँ, नागकेशर चूर्ण खिलाइए, लोद्रासव दीजिए, कुटजारिश दीजिए। इस ये सब देते हैं ना तो अतिसार बंद हो जाता है। कभी कभी मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनको मैं कुटजारिस्ट 1 कप दे रहा था सुबह शाम, तब भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने सांडू का 1-1 लीटर पिलाया उनको, इतना ज्यादा मात्रा में दिया, तब वो बंद हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट भी आए जिनको मैंने ज्यादा कुटजारिस्ट दे दिया तो उनका कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब वो बंद ही हो गया, पूरा मल द्वार ही सूख गया, इतना ड्राइनेस आ गया। तो फिर उनको मैंने क्या किया कि उनका पहले मैंने अनुलोमन किया, घृत वगैरह करके या बस्ती दिया, और फिर मैंने हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ कुटजारिश दिया। तो ऐसा आप योजना कर सकते हैं युक्तिपूर्वक, कितना पेशेंट को चाहिए डोज, उससे आप डिसाइड करिए। और कुटजारिश से तो तुरंत बंद ही होता है। कुटज जो है वो कटु कटु उष्ण रहता है, और वो मधुर तिक्त मधुर कषाय रसात्मक रहता है, शीत वीर्यात्मक रहता है, कटु कटु शीत रहता है, और स्तंभन कार्य करता है, उष्ण नहीं रहता, शीत रहता है। कुटज कटको रुक्षो दीपनो स्तुवरो हिमा, हिम बताए मतलब शीत वीर्यात्मक बताए। अर्शोतिसार पित्ताश्र कफ तृष्णाम कुष्ठनोत, ऐसा श्लोक में बताया। तो ये कुष्ठ व्याधि में भी अच्छा काम करता है। और अतिसार की श्रेष्ठ दवाई जो है वह कुटज है, तो कुटज का प्रयोग करिए। कुटज घन परपट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कषाय रसात्मक और भी द्रव्य हैं, उनका प्रयोग आप युक्तिपूर्वक करिए। और अतिसार की चिकित्सा पढ़ लीजिए सारा। मैंने आपको एक किताब भेजा है, या नहीं भेजा है तो भेज दूंगा, आपके पास काय चिकित्सा का किताब होगा, उसमें देखिए कि अतिसार की चिकित्सा क्या दे सकते हैं, वह करिए। हम लोग अभी काय चिकित्सा वही पढ़ने वाले हैं पूरा, हम साल भर पढ़ेंगे एक एक व्याधि के हिसाब से। और आप अपने भी अनुभव हमें बताइएगा। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। फिर बोल रही है राजेंद्र जी, सर पित्त आम के लिए क्या करें? पित्त और आम है ना, तो आप क्या करिए, पित्त का शमन करने वाले सुरशेखर रस है, कामदूधा रस है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, शौक्तिक भस्म है, शंख भस्म है, इन सब का प्रयोग करिए ना, जरूर फायदा होगा। या शतावरी कल्प, अगर आपको महंगा दवाई नहीं देना, शतावरी का चूर्ण दे दीजिए, या फिर पटोल इंद्रकुट की तिक्त रसात्मक द्रव्य दे दीजिए। पित्त पूरी तरह से, आंवला का जूस दे दीजिए, फ्रेश आंवला का, या अनार का जूस दे दीजिए। कभी कभी पित्त बहुत ज्यादा होता है, इतना हार्ट बर्न होता है, इमरजेंसी में हम लोग आइसक्रीम खिला देते हैं, मीठा रस रहता है, थोड़ा ठंडक दे देता है, आइसक्रीम खाने से थोड़ा अच्छा रहता है। बाद में आम का पचन करके हम लोग चिकित्सा युक्ति पूर्वक आप आइसक्रीम भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर तकलीफ हो रही है तो। डॉक्टर गोपाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं ड्राई इज व्हाट शुड बी गिवन टू पेशेंट, तो इसमें आप ना इंटरनली त्रिफलाघृत दे दीजिए। त्रिफलाघृत का ऐसा ड्रॉपर मिलता है, उसको आंख में डालिए, तो ड्राई आइज में बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे स्नेहन होना जरूरी है नीलम जी, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ईयर डिस्चार्ज स्त्रोतो दृष्टि कैसे होगी? ईयर डिस्चार्ज स्त्रोतो दृष्टि हो रही है तो कभी कभी पानी चला जाता है, तो रूपाली जी इसमें आप सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, अमृता गूगल कैशो को त्रिफला गूगल दीजिए, तो वह देते ही तुरंत वो फायदा कर देता है। ये आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स हैं, सूक्ष्म त्रिफला AKT, अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मयूर जैन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूर जैन जी बोले उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य अगर देना है पेशेंट को, बद पित्तज प्रकृति है, तो कैसे विचार करें? तो अगर आपको देना है तो आप उसको, जैसे चित्रकादि वट्टी देने का आपके पास ऑप्शन नहीं है कि चित्रकादि वट्टी देना है, तो आप गुलकंद के साथ दे दीजिए, आंवले के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, चंदन का शरबत के साथ दे दीजिए, तो उसकी उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देगा। इसीलिए गुलकंद और ऐसे अनुपान पे आप विचार करें, दूध के साथ दे दीजिए, तो वह अनुपान जो है वह उसको न्यूट्रलाइज, या चित्रकादि घृत दे दीजिए, घृत कल्पना के साथ दे दीजिए, तब अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी, महान काली जी, प्रणाम आपको। आपका नाम ही इतना पवित्र है कि क्या बताएं। अब मैं अपना नंबर देता हूं, क्योंकि अभी मुझे जाना है, 2 मिनट बाद इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो जाएगा। मुझे अभी घर से क्लिनिक में जाने में थोड़ा 5 मिनट लग जाता है। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को और क्वेश्चन पूछना है आप प्रश्न पूछिए, मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मैं भागता नहीं हूँ कभी भी, आंसर मैं दे दूंगा और आप लोगों को फायदा होगा। मैंने अपना नंबर दे दिया है। डॉक्टर राजेश्वरी जी बोल रही हैं कि पोस्ट कोविड हेयर लॉस ट्रीटमेंट, इसमें पोस्ट कोविड हेयर लॉस ट्रीटमेंट में आप क्या करिए, एक तो शोधन करा दीजिए, मृदु विरेचन करा दीजिए, अनुलोमन करा दीजिए त्रिवितलयम से, और अभी शरद ऋतु है तो आपके पास चांस है, आप विरेचन करा के सारा दूषित पित्त निकाल दीजिए। दूषित पित्त निकल जाएगा तो वो क्या होगा कि आपका हेयर लॉस जो है, जिसका हेतु है पित्त बढ़ा हुआ या एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, उससे हेयर लॉस हो रहा था, वो पूरा ठीक हो जाता है। फिर दूसरा क्या काम करना है कि आपको ये देना है, जैसे भृंगराज का तेल आता है, केश कुंतल तेल आता है, उसका सेवन कराना है, नरसिंह रसायन खिलाना है, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ खिलाना है, तो हेयर लॉस में बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, मैं आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन में जरूर आंसर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम का भी हमें देखना पड़ता है ना, दिन भर मैं इधर ही रहूंगा तो कैसे होगा।
हमें तो सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखिए, ये मैं इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी देता हूँ, सभी के लिए फ्री है। हाँ, मयूर जैन जी बोल रहे हैं विरेचन ड्रग कैसे यूज करें, कैसे चॉइस करें। तो आप मृदु कोष्ठी देखिए, मध्य कोष्ठी देखिए, क्रूर कोष्ठी देखिए, पेशेंट वो देखिए तो कौन सा दवाई कौन सा। क्रूर कोष्ठी है तो इच्छा भेदी मिश्रक स्नेहम जैसे द्रव्य देना है। मध्यम कोष्ठी है तो त्रिवित लेहम जैसे द्रव्य देखना है। अगर मृदु कोष्ठी है तो आपको मनुक्का का सेवन कराना है, एरंड तेल का सेवन कराना है। डोज और फिर ये चॉइस हो गया। ऐसे तो बहुत सारे द्रव्य हैं, सारे मेडिसिन कलेक्ट करके कौन सा तीक्ष्णता है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा मीडियम है, कौन सा माइल्ड है, ऐसे विरेचन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कोष्ठ देखना है, पेशेंट का बल देखना है, प्रकृति देखना है, अग्नि देखना है, उस हिसाब से देना है। और फिर आपको जो ये प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करिए, सुनिए। और भी कोई डाउट है तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, तो हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। तो मुझे अभी जाने दीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन में आना है, आप लोगों से फिर मिलना है जूम पे। तो मैं मुझे प्रणाम, मेरे तरफ से प्रणाम सभी लोगों को।